नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैंपियंस चेस टूर का 5वां पड़ाव मतलब मैग्नस इनविटेशनल शतरंज टूर्नामेंट जो है अब सेमीफाइनल के करीब जो है वो पहुंचने वाला है। मैग्नस कार्लसन जो इसके पिछले 4 टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, इस बार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। जो गलतियां और बहुत सारे मैच हार जा रहे थे हर टूर्नामेंट में, वो इस बार नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। कल रात को क्वार्टर फाइनल का पहला दिन खेला गया। हम जानते हैं बेस्ट ऑफ 2 होता है। उसमें कार्लसन ने अरोनियन को 2.5 0.5 से हराया। उसमें ब्लैक पीसेस से एक गेम जो उन्होंने अरोनियन को हराया वो वाकई सीखने लायक है और बेहतरीन शतरंज का नमूना है, और जो कि कार्लसन टाइप ऑफ शतरंज आप जिसको बोल सकते हैं। अरोनियन के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि अरोनियन एक मामले में थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे हैं कि जब कास्परो ने संन्यास लिया 2000 के आसपास, तो लोगों ने कहा अरोनियन वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन तब आनंद जी आए और उन्होंने बाजी मार ली। उसके बाद टोपोलो, क्रैमनिक, तो इनका भी ज़माना चलता ही रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। लेकिन अरोनियन कहीं नज़र नहीं आए, कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। और जब आनंद जी के बारे में कहा जाने लगा कि अब आनंद जी हट सकते हैं, कोई नया बन सकता है, तो कार्लसन उभर करके सामने आ गए। मतलब कुल मिलाकर के अरोनियन का समय काल जो है वो विश्व चैंपियन के तौर पर कभी भी उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। खैर, ये तो थी इतिहास की बात। अब देखते हैं मुकाबले में क्या कुछ हुआ और क्या बेमिसाल शतरंज खेली यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे अरोनियन। E4 से शुरुआत हुई, E4 E5, कार्लसन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज। ओपन बहुत ज़्यादा खेली है अरोनियन ने, जितना अनुभव उनको होगा। मैं कहता हूं कि जितने भी टॉप में प्लेयर हैं, तो अगर उसमें आप 3-4 प्लेयर ऐसे गिने जिनको सबसे ज़्यादा अनुभव है इस लाइन का, उसमें अरोनियन का नाम आता है। A6 और यहाँ पे बिशप A4, और अब कार्लसन चुनते हैं नाइट F6, D3 पे बिशप C5 लाइन। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस फेमस हैं जैसे D6 है या फिर यहाँ पर B5 है, ये ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन कार्लसन जो चुनते हैं वो चुनते हैं बिशप C5 यहाँ पर। ओके, अभी अरोनियन ने जवाब दिया C3, D6, बिशप G5 और बिशप A7। तो बिशप A7 एक प्रकार से आप जानते हैं कि जब भी किसी ने C3 किया है तो अब इंटेंशन कभी ना कभी या तो D4 का है या B4 का है, तो बेहतर है कि इस बिशप को पहले सेव कर लिया जाए। तो कार्लसन उसको ले जाते हैं बिशप A7। नाउ कासल। एक्चुअली में ये जो पोजीशन है यहाँ पर नाइट BD2, H6, थोड़ा सा वाइट जो है, सफ़ेद जो है, इंतज़ार कर सकता है कैसल करने के लिए। तो H6, बिशप H4, BD7, और इस तरह से गेम जो नाइट F1 वो नाइट G3, B1, E3 आने की तैयारी, इस तरह से गेम खेला जा सकता था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही अरोनियन ने यहाँ पर कासल किया तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक जो प्लान लगाया, जो प्यादों का स्टॉर्म लेकर के आया, वो आप देखने लायक है। H6, बिशप G4, बिशप H4, तो G5, बिशप G3, और इसके बाद H5 भी मिल गया। मतलब ये जो आप देखिए कि लगातार 3-4 लाइन टेम्पो लूज हो रहा है। पहले H6 मूव हो रहा है बिशप, फिर पॉन मूव, फिर बिशप मूव हो रहा है, एंड देन फिर से पॉन मूव हो जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नाइट G5 एक ट्रैप है, क्योंकि H4 से बिशप ट्रैप हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन बन गई, जब D4 D5 वगैरह होता है और उसमें इस तरीके का कुछ होता है, तो देखिए कि जगह F4 का स्क्वायर बंद नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पॉन E5 पे है तो F4 का स्क्वायर बंद होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो थ्रेट है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। सो H4, तो जवाब जो दिया उन्होंने खेला H4 रोकना था, H5 को H4 खेला, रोका। नाइट H7 खेला यहाँ पर, तो किंग H1। अच्छा, इससे पहले एक मैच हुआ है, सिर्फ इस गेम के पहले सिर्फ एक ही मैच हुआ था, और वो मैच हुआ था शिरोव और एंटोन डेविड के बीच स्पेन में, और उसमें नाइट BD2 ऐसे करके गेम हुआ था। G4, नाइट E1, नाइट F8, D4 से उन्होंने सेंटर ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर ED4, बिशप C6, इस तरह से एक गेम आगे चला था। इस मैच में अरोनियन ने क्या खेला, किंग H1 खेला, और इसके बाद ये गेम बिल्कुल नई, मतलब इसके पहले इस लाइन पे कभी कुछ हुआ नहीं। इस पोजीशन के बाद किंग H1, कार्लसन ने G4 तो प्रेस किया, इस नाइट को पीछे भेजा। और अब यहाँ से क्या होता है कि जब आप आउट ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हो, जब आप तैयारी के बाहर हो जाते हो, तो बड़ा खिलाड़ी भी गलती करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर नाइट के पास 3 जगह हैं, एक नाइट G1, एक नाइट E1 और एक नाइट H2। अगर ये नाइट E1 जाता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि नाइट बाद में ये C2 के जरिए गेम में आता, और फिर आपके पास E3 का ऑप्शन तो रहता ही रहता है। D4 के लिए भी आप एक अच्छी जगह भी, मतलब आसानी से गेम में आता है। अगर ये G1 में जाता तो भी ये E2 के जरिए जल्दी गेम में आता, ठीक है। बट जैसे ये नाइट H2 पे गया, तो अभी आप देखिए कि अभी नॉर्मली नाइट के लिए रास्ता खुला नहीं है। वो नाइट F1 वो घूम के ही आना पड़ेगा बहुत ज़्यादा।
तो ये थोड़ा सा एक पहला मिसप्लेस मूव हुआ नाइट F8। जबकि अब देखिए पोजीशन में क्या है, ये किंग सेंटर पर है, तो डेफिनेटली अरोनियन चाहेंगे जितना जल्दी हो सके कि वो बोर्ड को ओपन करें। और कार्लसन इसीलिए समझ रहे हैं कि अभी जल्दी D4 आने वाला, तो E5 पे सपोर्ट के लिए उन्होंने तुरंत नाइट को रीग्रुप करके G6 ले जाने की तैयारी कर दी। D4, सो नाइट G6, बिशप इंटू C6। अभी प्रॉब्लम यह है कि अगर नॉर्मली यहाँ पर एक्सचेंजेस होंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर अगर ये D5 पुश करते हैं तो ये B5 भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ ऐसा, तो उन्होंने इसलिए मार ही दिया बिशप C5 BC6 D इंटू E5 D इंटू E5। अब देखिए कार्लसन खुद बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप क्वीन D8 मार दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस पूरे गेम में, जो कि आपको दिखेगा अभी, कि ये दो मोहरे गेम में है नहीं। नाइट तो किसी तरह से गेम में आ जाएगा, लेकिन ये बिशप का गेम में आना बहुत ही मुश्किल है अभी। तो अभी देखिए आगे गेम में क्या हुआ। नाइट D2 खेला उन्होंने, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया। कार्लसन ने एक और मोहरा निकाला बिशप E6। अब उन्होंने खेला नाइट B3। शायद क्वीन C2 भी बचा करके खेल सकते थे, एंड गेम में डायरेक्ट जाना एक्चुअली लॉस है, और वही हुआ गेम में। क्वीन बचाते तो शायद कभी कुछ काउंटर प्ले मिलता, बट नाइट B3 के बाद कार्लसन ने खुद एक्सचेंज कर दिया। क्वीन D1, रुक FD1, बिशप B6, इंपॉर्टेंट मूव, और A5 का स्क्वायर कंट्रोल करना जरूरी ताकि वो नाइट मूव ना हो पाए। नाइट F1। अब वो देखिए उनको वो नाइट और बिशप पे कहानी चलेगी कैसे उनको गेम में लाएं। किंग E2, तो यहाँ पे नाइट E3। सो नाउ अब क्या कर रहे हैं कि ये जो नाइट सेटल है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटाना है अपन को। A5। अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ ये बिशप के जो यहाँ पर अटैक है, आप अपना A वाला पॉन मूव नहीं कर सकते। तो किंग G1 खेला उन्होंने, किंग को गेम में लाने की कोशिश की। देखिए अभी क्या होता है कि जब आपका एंड एक गेम में गलत तरीके से क्या बोलें कि वेरिएशन हो जाए, तो अभी देखिए आपको याद होगा जब किंग H1 खेला था, तो वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जैसे एंड गेम कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी एक नुकसान की चाल बन गई कि किंग दूर चला गया, अब उसको वापस लाना है। तो मतलब जब आप किंग G1 खेलते हैं तो आप सोचिए कि एक्चुअली में कार्लसन यहाँ पे दो चालों की बढ़त हासिल कर चुके हैं, कि वो किंग H1 गया था, वापस G1 आया, तो अगर ना खेलते तो दो चाल बच जाती है अरोनियन की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, डिटेल्स जो हैं, वो मायने रखती हैं जब भी टॉप लेवल पर गेम होता है। आगे इन्होंने खेला A4, किंग नाइट को हटना पड़ा, नाइट C1। अब आप खुद कंपेयर करोगे तो जो मोहरे हैं वो काफ़ी फंसे हुए हैं। अभी ये रुक नहीं हिट रहा, ये नाइट अभी पीछे चला गया पीछे के स्क्वायर पर, ये रुक जरूर ओपन फाइल पर, ये बिशप काम नहीं कर रहा, ये नाइट है जरूर लेकिन कहीं जा नहीं सकता। तो जो मोहरे थे वो ऑलरेडी बहुत ही क्रैम्प हो गए थे, और बिशप तो खास तौर पर काम नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पर कार्लसन डिसाइड करते हैं बिशप इंटू E3, मतलब डिस्ट्रॉय द पॉन स्ट्रक्चर भी ख़राब कर ही दो अभी यहाँ पर। और अभी भी वो बिशप को गेम में आना जो है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके खुद के पॉन जो है उस बिशप को गेम में आने नहीं देंगे। कार्लसन ने यहाँ पे B2 वाले पॉन पर अटैक किया, सो नाइट D3 से डिफेंड किया गया यहाँ पे। नाउ F6, सो रुक D2, यहाँ पर नाइट H8। तो अभी देखिए कार्लसन को पता है कि भाई आप अपने मोहरे तो रीग्रुप नहीं कर सकते, मैं अपना मोहरा रीग्रुप कर सकता हूँ। तो उन्होंने नाइट H8, नाइट B4 आए, तो रुक B6 से बचा लिया, दूसरा अटैक ही नहीं आ रहा कहीं से। रुक F1 आए, तो ना यहाँ पर कार्लसन ने यहाँ पे खेला C5। यहाँ पर शायद नाइट F7 जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गेम में जो है आता। एनीवे C5, सो नाइट D3, ये शायद आखिरी मौका था अरोनियन के लिए, यहाँ पे नाइट D5 खेलना चाहिए था। BD5 ED5, और ये एंड गेम अभी भी बेटर है यहाँ पर ब्लैक के लिए, लेकिन फिर भी ये गेम अभी चलेगा काफ़ी। तो नाइट D3 एक और ब्लंडर हुआ, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कार्लसन ने इमीडिएटली उस नाइट को ही पिन कर दिया। रुक D8, रुक FD1, सो रुक D6, बिशप E1 से सपोर्ट लगाया ताकि कभी हट सकें नाइट को, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन चाल खेली मैग्नस कार्लसन ने, और उनके लेवल पे ढूंढना मुश्किल भी नहीं। पॉन सेक कर दिया, G3 चल दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है बिशप G4 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नाइट आप हटोगे, और जैसा कि उन्होंने किया नाइट इंटू C5, बट बिशप G4 के बाद प्रॉब्लम यह है कि रुक हटेंगे तो दूसरा रुक मर जाएगा। तो रुक D6, CD6, और उसके बाद आप देखिए नाइट पे भी अटैक है और रुक पर भी अटैक है। तो यहाँ पर जो है रिज़ाइन कर दिया लेवन अरोनियन ने। तो एक बढ़िया मैच मैं कहूँगा, मैग्नस कार्लसन का फुल चार्ज होकर के आए, और ओपनिंग से ही जो बढ़िया कंट्रोल किया। मेरे ख्याल से ये जो शायद वेरिएशन है, या तो अरोनियन जो है तैयारी नहीं थी, या इतना जल्दी जो ये सब मिल गया G5 4, और उसके बाद शायद ये नाइट के प्लेसमेंट्स के बाद किंग का एक एक्स्ट्रा मूव, ये सारी चीज़ें जो है वो एंड गेम में कॉस्ट कर गई काफ़ी ज़्यादा अरोनियन को। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। यूं ही हिंदी भाषा में अपना सपोर्ट जो है हमें देते रहें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।
तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।